इसे टीवी को ऑन करते हैं। नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी? पहले तो ये बताइए, सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, फर्स्ट क्लास हैं, जबरदस्त हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम साहू हैं, लव यू टू विक्रम। कुलविंदर हैं, अंजलि कुशवाहा हैं, महिमा तिवारी हैं, यश कुमार जी हैं, नेहा पाल जी हैं, निशा यादव हैं और अंबादास सागर जी हैं, सविता जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ कमेंट्स और भी हैं, मैं एक मिनट और भी आप सभी के कमेंट्स को पढ़ लेता हूँ मैं। जी, शशि हैं, आदित्य सिंह हैं और किरण यादव हैं, चिराग तिवारी हैं, महिमा तिवारी जी हैं, अंशिका हैं और योगेश है, मुस्कान है, सचिन है, सत्यम साहू हैं, गौतम जी हैं, नरेंद्र कुमार हैं, नेहा पाल जी हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ। तबीयत वैसी ही है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा सुधार है नहीं, पता नहीं क्यों है ऐसी और क्यों सुधार नहीं हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। लेकिन ठीक है, हो जाएगा सही, कोई इशू वाली बात नहीं है। जय हिंद, सभी का स्वागत है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम कल हमने देख लिया था पूरा, ठीक है, आपका ज्योग्राफी का पॉइंट ऑफ व्यू से अंडमान निकोबार को, और हमने लक्षद्वीप को, जो महत्वपूर्ण सेगमेंट थे वो देख लिए और उसके एमसीक्यू देख लिए थे, है ना। इंपोर्टेंट सेगमेंट और उसके एमसीक्यू हमने देख लिए थे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बारे में। आज हम बात करेंगे बेटा केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में हम रासायनिक, मतलब सॉरी, आवर्त सारणी का जो पूरा का पूरा विकास है और उसकी जो प्रवृत्तियां हैं और प्लस उसकी जो विसंगतियां हैं, है ना, तो उसे हम देखेंगे। तो केमिस्ट्री में हम लोग जो है आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी के हम इवोल्यूशन को देखेंगे, ट्रेंड्स को देखेंगे, एनोमलीज को देखेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और कब कब आवर्त सारणी के मतलब आप ये कह सकते हैं कि कब कब किस किसने तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया, है ना। तो जब तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया तो एक इवोल्यूशन है उसका। ठीक है, किसी ने त्रिक सिद्धांत दिया, किसी ने अष्टक सिद्धांत दिया, ठीक है, फिर मेंडलीफ आए, फिर आपके अगले, तो वो सारी चीजें हैं आपके, है ना। उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। जी, ठीक है। वैसे आज तो मेरा प्लान था कि आज मैं ऑफ करूं, ठीक है, लेकिन फिर मैंने कहा कि क्लास ले लेते हैं। वैसे भी आज केमिस्ट्री है और आज आपका स्टैटिक जीके है और आपकी हिस्ट्री है, तो जल्दी से हम इसे सम ऑफ करेंगे और उसके बाद फिर कल, क्योंकि अब आपके पास इतना कंटेंट हो गया कि कल हम बड़े आराम से 1.5 घंटे की क्लास ले सकते हैं और डिटेल में हम लेकर आपको जा सकते हैं ना। देखो, मेरी ये क्लास डिपेंड करती है कि आपकी सुबह से जीएस की जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनमें कितना हुआ है, उस पर निर्भर करता है। और आप देखते होंगे कि उन क्लासेस में जितना हुआ है वो तो मैं यहाँ पर कराता ही हूँ, प्लस उसके अलावा और आपको हर एक विषय में कुछ ना कुछ नए फैक्ट्स जरूर मिलते हैं, है ना। तो मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है और बहुत मेहनत वाली क्लास होती है कि सुबह की सारी क्लासेस की पीडीएफ को देखना, है ना। और फिर एक ये है कि हाँ, ये तो हो गया उसमें, ये कुछ बातें मैं बच्चों को नहीं बता दूं, है ना जी। चलिए, ओके, आइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री, आवाज सारणी का विकास, उसकी प्रवृत्तियां और उसकी विसंगतियां। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण रासायनिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में से एक है। ओके, एक बच्चा कह रहा है कि सर, यूट्यूब पर एक बच्चा आपके बारे में, आप मुझे बताना मेरे प्यारे बच्चे, जो बोल रहा है मेरे बारे में, बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ठीक है, आप मुझे बता देना। मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना उसका लिंक, या फिर आप मुझे मैसेज करके बता देना, ठीक है ना। मैसेज आप कहाँ करोगे? इंस्टाग्राम पे कर देना, टेलीग्राम पे कर देना, है ना। मैं फ़ोन नंबर तो नहीं दूंगा। आइए, आइए, अब यहाँ पर देखेंगे प्रिया कि तत्वों का जो वर्गीकरण है, द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, वो रसायन विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स में से एक है ना। तत्वों का वर्गीकरण रसायन विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स में से एक है। आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप जो है, ठीक है, वो कई सदियों का शोध और परमाणु संरचना की गहरी समझ का ही परिणाम है। मतलब इसमें बहुत सारे सिद्धांत हुए, इसमें बहुत सारा अनुसंधान किया गया, तब जाके हमने अब, ठीक है, तत्वों को, ठीक है, उनके रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया है, वर्गीकृत किया है, और अब जाके पता चला है कि वो परमाणु क्रमांक से,
ठीक है, होता है, मतलब कि परमाणु क्रमांक के आधार पर जो तत्वों के रासायनिक गुण हैं वह उनके आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन इस बारे में बहुत रिसर्च हुई, ठीक है, तब जाके आधुनिक निष्कर्ष निकला है, ये इसमें बोल रहा है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसका अनुवाद मेंडलीव की आवर्त सारणी, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक किसकी बच्चे, मॉडर्न मोजले की है, तो उसके बीच में जो अंतर है, उनकी जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं और उनके पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है, उन सभी का विश्लेषण करके रिसर्च निकली है। मतलब कहने का चाहिए है कि देखो तत्वों का रासायनिक वर्गीकरण, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसे हमें समझना है बहुत अच्छे से, और मैं अगर आपको समझा पाऊं और आपकी समझ में आ जाए तो मुझे बाद में थम्स अप करके बताना। ऐसा होता है कि देखिए नए नए तत्व लगातार खोजे जा रहे थे, क्लियर है। तत्वों की खोज में हमें एक बात पता चली कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं, ठीक है, जिनके समान गुणधर्म होते हैं। अब वो जो समान गुणधर्म है उनके, वो है किस आधार पर, उसके पीछे क्या ऐसा बेस है जो कार्य कर रहा है, जिनके आधार पर उनके गुणधर्म समान हुए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे, ठीक ना, आपके रिसर्चर्स, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट, ठीक है, उन्होंने इसके पीछे के कारणों को जानने का वो किया बच्चे, प्रयास किया। तो इसी प्रयास में, ठीक है, किसी ने ट्राइड्स मेथड दिया, मतलब त्रिक संरचना वाला मेथड दिया, किसी ने इसमें अष्टक सिद्धांत दिया, ये सारी चीजें दी। किसी ने कहा कि परमाणु भार के आधार पर तत्वों के जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं, तो किसी ने कहा कि भाई परमाणु संरचना के आधार पर होते हैं। मतलब ये एक चलता रहा, लेकिन कहीं ना कोई अपवाद निकल जाता था, है ना, कोई ना कोई अपवाद निकल जाता था। देखिए इस दिशा में फिर एक प्रयास किया मेंडलीव के द्वारा। मेंडलीव बहुत हद तक सटीकता या स्पष्टता तक पहुंच गए थे मेंडलीव साहब, ठीक है, लेकिन वो भी उनमें उनकी जो बच्चे पीरियोडिक टेबल थी उसमें भी कुछ कमियां थी। तो फिर उसको जो है सही किया मोजले ने, जिसको आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, उन्होंने, ठीक है, अब ये कर दिया है कि हाँ भाई, लेकिन फिर भी कुछ अपवाद इसमें बचे हुए हैं और वो हमेशा रहते हैं। कहते हैं ना कि अपवाद हमेशा होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हमेशा रहते हैं। ये बात आई समझ में, क्लियर है। तो मतलब ये देखा बच्चे, बहुत सारे रसायन विज्ञान शास्त्रियों ने, बहुत सारे ऐसे, ठीक है, जो केमिस्ट थे, जो आपके साइंटिस्ट थे, जो आपके रिसर्चर्स थे, कि दो या दो से अधिक तत्व, कुछ तत्व ऐसे होते हैं कि जिनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, तो उसके पीछे का रीजन उन्होंने जाना कि वो हैं क्यों समान, और यहीं से फिर पीरियोडिक टेबल की एक परंपरा विकसित हुई, ठीक है अंकिता, यहीं से। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ द केमिस्ट्री। The current form of the periodic table is the result of centuries of research and a deep understanding of a atomic structure. This section analyzes the difference between Mendeleev periodic table and the modern periodic table. Periodic trends, जो अभी तक जितने भी periodic trends आए, ठीक है बच्चे, वो periodic trends, ठीक है, प्लस एंड द साइंटिफिक रीजन्स बिहाइंड देम, उनके पीछे के वैज्ञानिक कारण क्या हैं जो अभी वर्तमान में पीरियोडिक ट्रेंड्स, ठीक है, एस्टेब्लिश हुए हैं। तो उन सब के बारे में एक रिसर्च है, और उसको हम लोग बोलते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। जी, आगे हम बात करेंगे, चलिए। तो अब उसका कब कब प्रयास हुआ है, तत्वों को बेटा एक व्यवस्थित रूप में, ठीक है, अरेंज करने का जो प्रयास किया है वो कब कब किया है, किस किस ने किया है। तो जो आपने पढ़ा होगा, जी, जो आपने पढ़ा होगा वो एक रिवीजन है बहुत अच्छे से। तो तत्वों को व्यवस्थित करने का जो पहला गंभीर प्रयास किया, ठीक है, वो किया डोवेराइनर ने, ठीक है ना, डोवेराइनर, ठीक है। आप कह सकते हैं कि तत्वों को, ठीक है, व्यवस्थित करने का, कि जो एलिमेंट्स है हमारी प्रकृति में उसको हमें अरेंज करना है। अरेंज करने का वेस कुछ भी हो सकता है, हम उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर, है ना, या फिर हम उनके एटॉमिक मास के आधार पर, या फिर हम मास नंबर जिसके भी आधार पर करें। लेकिन जो सबसे पहला सीरियस प्रयास किया, वो पहला सीरियस प्रयास एक्चुअली डोवेराइनर ने किया। और वो कब किया, उन्होंने 1817 में किया। और उन्होंने इसमें एक ट्राइड्स मेथड दिया, त्रिक सिद्धांत दिया उन्होंने। उसके माध्यम से उन्होंने पाया कि जब तीन तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, तो जो मध्य वाला, जो बीच वाला तत्व होता है बेटा, उसका परमाणु भार अन्य दो तत्वों के औसत के लगभग बराबर होता है। उदाहरण के लिए सल्फर का परमाणु भार 32 है, सेलेनियम का 79 है, और टेल्यूरियम का 128 है। तो जब आप सल्फर और टेल्यूरियम दोनों के परमाणु भार को जोड़कर, ठीक है, और आप इसका औसत निकालोगे तो कितना आएगा, 79 आएगा, लगभग लगभग,
ठीक है। तो ये इन्होंने कहा कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाता है तो मध्य वाला जो बीच वाला तत्व है, यहाँ पर बीच वाला तत्व कौन सा है बच्चे? सेलेनियम है जो बीच वाला तत्व है। तो मध्य वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के औसत के बराबर होता है। ठीक है। तो जब आप औसत निकालोगे तो आप क्या करेंगे? जितने भी तत्व हैं आप, ठीक है, उतनी संख्या से भाग दे देंगे, एवरेज जब हम निकालते हैं। इसके पश्चात आए न्यूलैंड्स 1866 में। न्यूलैंड्स आए और न्यूलैंड्स ने 1866 में एक लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, मतलब इसको इन्होंने एक अष्टक नियम या अष्टक सिद्धांत दिया न्यूलैंड्स ने। तो न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम या अष्टक सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने बताया कि जैसे संगीत के जो स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा, ठीक है, फिर उसके बाद सारे गामा पादानी, फिर सा से ही स्टार्ट हो जाता है। तो सारे गामा पादानी, सारे गामा पादानी, सारे गामा पादानी, फिर सारे गामा। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जैसे संगीत के स्वर होते हैं, और संगीत के स्वर में क्या होता है कि प्रत्येक 8वें तत्व के जो गुण होते हैं वह पहले तत्व के समान होंगे। कि जब आप तत्वों को अरेंज करेंगे संगीत के स्वरों के आधार पर, है ना, तो प्रत्येक 8वां तत्व जो है वह पहले तत्व के समान गुणधर्म, दूसरा तत्व जो है मेरे प्यारे बच्चे वह 9वें तत्व के समान, तीसरा जो है वह 10वें तत्व के समान गुणधर्म रखेगा। तो ये उन्होंने कहा। हालांकि यह नियम केवल कैल्शियम तक ही सीमित था, बाकी का अन्य जो भारी तत्व है उस पर लागू नहीं हो सका, केवल कैल्शियम तक। कैल्शियम मतलब है परमाणु क्रमांक 20 तक था। हा ही ली वी ब क न ओ फ नी ना मग अल सी पसल कर, तो केवल ये कैल्शियम तक ही सीमित था। बाकी का जब भारी तत्वों पर गए तो न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है ये भारी तत्वों पर लागू नहीं हो सका। जी ठीक है पूजा, बेटा समझ में आ रहा है? तो ये भारी तत्वों पर लागू नहीं हो सका। तो ये भी आपका कैसा हुआ बच्चे? ये भी आपका गलत निकल आया, है ना। तो द फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज द एलिमेंट्स वाज मेड बाय द डोवेराइनर इन 1817। और डोवेराइनर का जो रूल था, जो लॉ था 1817 में, तो आपको क्या रखना है याद? तो सबसे पहला जो व्यवस्थित प्रयास किया, सबसे पहला व्यवस्थित प्रयास डोवेराइनर ने किया। डोवेराइनर ने सबसे पहला व्यवस्थित प्रयास कब किया? 1817 में किया, 1817 में, ठीक है। और इसको हम त्रिक सिद्धांत कहते हैं, लॉ ऑफ ड्राइड्स कहते हैं, उसके थ्रू किया उन्होंने। और उन्होंने कहा जब 3 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाता है तो बीच वाले का जो औसत होता है वो शेष 2 के बराबर होता है ना। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम का एग्जाम्पल दिया। इसके बाद फिर अगला आपको याद रखना है कि 1866 में न्यूलैंड्स ने, ठीक है, द रूल ऑफ ऑक्टेव दिया। और उन्होंने कहा जिस प्रकार के संगीत स्वर होते हैं, संगीत स्वर में प्रत्येक 7वें के बाद जो 8वां तत्व होता है, ठीक है, उसके 7वें तत्व के समान गुणधर्म होते हैं। तो उन्होंने वो दिया, लेकिन ये केवल व केवल एटॉमिक नंबर 20 तक ही आपका सीमित था। उसके बाद भारी तत्वों के संदर्भ में ये भी लागू नहीं हो सका, है ना। जी बेटा, ये भी लागू नहीं हो सका। फिर उसके बाद 1869 में मेंडलीव साहब आए। 1869 में बेटा मेंडलीव साहब आए और मेंडलीव साहब ने अपनी एक पीरियोडिक टेबल प्रस्तुत की। मेंडलीव साहब की पीरियोडिक टेबल में बेटा बेस क्या था? परमाणु भार था। ये ध्यान रखना है। जबकि मोजले की पीरियोडिक टेबल में बेस क्या है? परमाणु क्रमांक। तो मेंडलीव साहब की पीरियोडिक टेबल में जो बेस था, ठीक है, दैट इज एटॉमिक मास, वह परमाणु भार पर आधारित थी। और मेंडलीव का आवर्ती नियम कहता है कि यदि, ठीक है, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो उनके रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं उनके आवर्ती फलन होते हैं। मतलब तत्वों को जब आप बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखेंगे तो द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मास, परमाणु भार के आधार पर तत्वों की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो रिपीट करती हैं, वो उनके आवर्ती फलन होते हैं, ये इन्होंने बोला। ठीक है, तो मेंडलीव का आवर्त का नियम कहता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव की सबसे बड़ी सफलता ये थी कि उन्होंने अपनी सारणी में रिक्त स्थान छोड़े, ठीक है ना, और उन रिक्त स्थानों को छोड़कर बच्चे उन्होंने उन तत्वों के अस्तित्व की भी भविष्यवाणी की जो उस समय तक खोजे नहीं जा चुके थे, कि ऐसे भी तत्व आगे खोजे जाएंगे। तो कुछ उन्होंने रिक्त स्थान भी इसमें, ठीक है, खोजे थे। चलिए, अब यहां पर ये पूछा जाता है कि ध्यान रखना बेटा कि जैसे मेंडलीव के द्वारा ए का, ठीक है, एल्यूमिनियम, एक खाली स्थान छोड़ा गया था, बाद में गैलीनियम की खोज की गई। ठीक है, एक खाली स्थान उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में खोजा। ठीक है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा आपके बैच में, तो ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मेंडलीव साहब ने एक खाली स्थान छोड़ा और उन्होंने कहा कि ए का एल्यूमिनियम नाम का, ठीक है, एक नाम दे दिया। खाली स्थान छोड़ के उस तत्व को ए का एल्यूमिनियम नाम का नाम दे दिया मेरे प्यारे बच्चे। और वो फिर क्या निकला आपका, ठीक है, गैलीनियम। आगे उसकी खोज हुई।
ठीक है ना, गैलीनियम की खोज हुई। और उन्होंने एका एल्यूमिनियम के जो भी भौतिक और रासायनिक गुण बताए थे, ठीक गैलीनियम के वैसे ही भौतिक और रासायनिक गुणधर्म निकले। ठीक है, उन्होंने एका एल्यूमिनियम के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म बताए थे, एका एल्यूमिनियम के ठीक वैसे ही बच्चे उससे मिलते जुलते अत्यधिक सटीक भौतिक एवं रासायनिक गुण निकले, अत्यधिक सटीक भौतिक और रासायनिक नियम निकले। फिर उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी, एक खाली स्थान छोड़ा था, एका सिलिकॉन, एक खाली स्थान छोड़ा था एका सिलिकॉन। ठीक है, क्लियर है। तो जो भविष्यवाणी की थी एका सिलिकॉन, फिर आगे वहां पर एक और तत्व खोजा गया बच्चे, जर्मेनियम। जर्मेनियम और जर्मेनियम और एका सिलिकॉन के घनत्व और ऑक्साइड निर्माण में पूरी समानता है ना जी, उसके घनत्व और ऑक्साइड निर्माण में पूरी समानता है। एका सिलिकॉन और जर्मेनियम के घनत्व और ऑक्साइड निर्माण में पूरी समानता निकली। इसके बाद उन्होंने एक ऐसे ही तत्व की भविष्यवाणी की थी, एका बोरॉन। और फिर आगे चल के हमने एक और तत्व खोजा बच्चे, स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम। और सबसे बड़ी बात क्या कि स्कैंडियम और एका बोरॉन परमाणु भार का उनका निकटतम अनुमान वो भी सही निकला जी, वो भी सही निकला। चलिए लेकिन बेटा मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ कमियां थी। ठीक है, उन कुछ प्रमुख कमियों में जब आपसे पूछा जाए कि क्या कमियां हैं, जैसे हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित थी। ठीक है, उसका कोई निश्चित स्थान नहीं था। इसके अलावा समस्थानिकों के लिए स्थान का अभाव था, आइसोटॉप्स के लिए कोई स्थान नहीं था, क्योंकि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ठीक है, परमाणु क्रमांक के आधार पर होते हैं। और उन्होंने तत्वों का परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। ठीक है, उन्होंने जो तत्वों का वर्गीकरण किया था उसका बेस क्या था, परमाणु भार था, जो उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया वह परमाणु भार था जो उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया, है ना। तो यही बात हमको बहुत अच्छे से समझनी है। जबकि ठीक है, मेंडलीव साहब ने अपनी आवर्त सारणी में बेटा समस्थानिकों के लिए कोई स्थान, अब हम आइसोटॉप्स पढ़कर आए हैं। आइसोटॉप्स का मतलब होता है एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। ठीक है, तो उन्होंने आइसोटॉप्स के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा क्योंकि समस्थानिकों का परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, तो डेट्स वाई। फिर उसके बाद ये डेट आपको याद रखनी है जी, फिर ये डेट आपको याद रखनी है कि 1913 में हेनरी मोजले आए, 1913 में मोजले। ठीक है, और मोजले ने ये बच्चे सिद्धांत दिया कि तत्वों के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वह उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो जहां मेंडलीव ने परमाणु भार को माना था बेस, वहां पर मोजले ने किसको माना, परमाणु क्रमांक को बेस माना। और मोजले ने ये कहा कि तत्वों के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वह उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। चलिए, तो और यहीं से ठीक है, ये मोजले की जो आवर्त सारणी थी वो एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रूव हुई, उसको आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। ठीक है तन्नो जी, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो क्लियर है। तो आप यहां पर आप देखेंगे तो 1913 में हेनरी मोजले ने इस बात को प्रूव किया कि परमाणु क्रमांक क्या होता है बेटा, नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वह परमाणु भार की तुलना में तत्वों का अधिक मूलभूत गुण है ना। परमाणु क्रमांक जो है बच्चे, परमाणु क्रमांक परमाणु भार की तत्वों में वह किसी भी परमाणु का ठीक है एक अधिक मूलभूत तत्व है, ठीक है, गुण है। उन्होंने ये कहा मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज मोर इफेक्टिव देन नंबर ऑफ एटॉमिक मास। परमाणु भार के आधार पर हम तत्वों का सटीक विश्लेषण नहीं कर सकते, लेकिन हम परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों का सटीक विश्लेषण कर सकते हैं जी। मेरी बात आ रही है समझ में। तो परमाणु क्रमांक के आधार पर हम तत्वों का सही विश्लेषण नहीं कर सकते, ओ सॉरी, परमाणु भार के आधार पर, माफ कीजिएगा, परमाणु भार के आधार पर हम तत्वों का सही विश्लेषण नहीं कर सकते, लेकिन हम बच्चे किसके आधार पर कर सकते हैं, परमाणु क्रमांक के आधार पर हम तत्वों का सही विश्लेषण कर सकते हैं। क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक अधिक मूलभूत गुण होता है। ठीक है, किसी भी परमाणु का गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आधार पर अधिक रूप से निर्धारित होते हैं, परमाणु भार के आधार पर उतने अधिक स्पष्ट निर्धारित नहीं होते, ये इन्होंने कहा। और इसलिए इन्होंने एक नया नियम बनाया बच्चे कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। क्लियर है। तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ये उन्होंने कहा। अब ये बात ध्यान रखना कि इनकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो वर्टिकल पिलर्स है उनकी संख्या 18 है, ये याद रखना है कि वर्टिकल पिलर्स की संख्या 18 है।
ठीक है ना, जिसको आप ग्रुप कहेंगे, समूह कहेंगे। और जो पीरियड्स हैं आपके, पीरियड्स की संख्या कितनी है? 7। पीरियड्स कैसे हैं? आपके ओरिजेंटल हैं। तो पीरियड्स ओरिजेंटल है, पीरियड्स की संख्या कितनी है? 7 है। इसको कैसे वो करें भाई हम? इसको रोकना है हमें। लो कोई बात नहीं, रुक जाएगा, है ना भाई। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, जो मैंने बोला बस इसी बात को आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। पूरी तरह से इस बात को आपको अपने, ठीक है, दिमाग में उतार लेना है। अपने दिमाग में उतार लेना है क्या? ठीक है, कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, उसमें 18 वर्टिकल पिलर है, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ना, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। और 7 जो हैं, 7 ओरिजेंटल हैं। तो जो 7 ओरिजेंटल पंक्तियां हैं, 7 ओरिजेंटल पंक्तियां, आवर्त जो हैं, वो हमको ध्यान रखना है कि वो क्या है आपके, तो वो पीरियड्स हैं। और 18 क्या है आपके? ग्रुप्स हैं। चलिए, अब पहला, दूसरा, तीसरा कथन है, मतलब ये क्वेश्चन है आपके। मेंडलीव की आवर्त सारणी में, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में बेटा तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा गया था। समझना, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा गया था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सही है ये, है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हमने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। दूसरा स्टेटमेंट, आधुनिक आवर्त सारणी समस्थानिकों की समस्या को हल करती है। ठीक है, क्योंकि मेंडलीव के आवर्त सारणी में आइसोटॉप्स को कोई स्थान नहीं दिया गया था, तो इसमें यही कहा है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है मोजले की, वह समस्थानिकों की समस्या को सॉल्व कर देती है, क्योंकि एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा कथन है, आवर्त सारणी में 18वें समूह में उत्कृष्ट गैसों को रखा गया है, जिन्हें मेंडलीव ने अपनी मूल सारणी में शून्य समूह के रूप में शामिल किया था। यह बात भी बिल्कुल सही है कि 18वें समूह में उत्कृष्ट गैसों को रखा गया, मेंडलीव ने अपनी इस मूल सारणी में शून्य समूह के रूप में इनको शामिल किया था। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। आधुनिक आवर्त सारणी की श्रेष्ठता इसी बात में है कि तत्वों के परमाणु संरचना के अधिक सटीक मॉडल, इसमें परमाणु क्रमांक का प्रयोग किया गया है। इसमें बोला कि परमाणु क्रमांक तत्वों की परमाणु संरचना का अधिक सटीक मॉडल है, जिससे कि कोबाल्ट और निकल जैसी विसंगतियों का स्वतः निवारण हो गया। ठीक है, जो कि बच्चे मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं हो रखा था, कोबाल्ट और निकल, ठीक है, दोनों में जो विसंगतियां थी, लेकिन वो यहाँ पर मोजले की आवर्त सारणी में उसका निवारण हो गया। जी, अगला प्रश्न है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब इसमें ये ZEFF, एक मिनट, चलिए। ओके, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आइए। तो यहाँ पर गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। तो गुणधर्म, परमाणु त्रिज्या, ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, है ना, परमाणु त्रिज्या जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घटती है। ठीक है ना बच्चे? जी। किसमें सर? पीरियड्स में, ठीक है, आवर्त में। तो आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाएंगे, आपको कहां से जाना है? आपको बाएं से बेटा दाएं जाना है, ऐसे जाना है आपको, बाएं से दाएं। ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो आपको बताया होगा कि परमाणु त्रिज्या घटती है। जब आप समूह में, ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर बच्चे, ठीक है ना, ग्रुप में अपवर्ड से, जब आप डाउनवर्ड्स आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। ठीक है, चलिए। तो कुल मिलाकर मेरे प्यारे बच्चों, इसमें नए ऊर्जा स्तरों का, नए सेल्स का जुड़ना भी होता है, नई ऊर्जा स्तरों का इसमें जुड़ना भी होता है ना, नई ऊर्जा स्तरों का इसमें जुड़ना भी होता है।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश का सिद्धांत इसमें ध्यान रखना। तो इसमें जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है यहाँ पर। प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है और इसमें नए ऊर्जा स्तरों का जुड़ना होता है, नई सेल्स का जुड़ना होता है। दूसरा आयनन ऊर्जा, जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे बच्चे, तो जो आपकी आयनन ऊर्जा है मतलब जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी बढ़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है ना। और जब आप ग्रुप में आएंगे तो ग्रुप में वो घटेगी, ग्रुप में घटती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ग्रुप में घटेगी। इससे क्या होगा कि नाभिकीय खिंचाव में वृद्धि होगी और नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, ठीक है। नाभिकीय खिंचाव में क्योंकि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती चली जाएगी, इसका मुख्य वैज्ञानिक कारण ये है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो यहाँ पर एक आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जब एक आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, बाएं से दाएं जाने पर। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, नेगेटिविटी घटती है, ठीक है। ये धात्विक गुण मेटेलिक, अगर हम तो बाएं से दाएं आते हैं तो धात्विक गुण घटता है और ऊपर से नीचे आने पर बेटा समूह में बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी घटती है और एक समूह में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता में कमी आती है ना, इसका मुख्य वैज्ञानिक कारण है कमी और वृद्धि, ऐसा इसके कारण होता है। और इलेक्ट्रॉन गेन जो एंथैल्पी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें एक आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो वो अधिक ऋणात्मक होती है और समूह में वो थोड़ी सी कम ऋणात्मक होती है, वो कम ऋणात्मक होती है। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है बच्चे, जेड इफेक्टिविटी, ये क्या होती है। तो एक परमाणु में बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक के पूर्ण धनात्मक आवेश का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के खिंचाव को अवरुद्ध कर देते हैं। तो बाहरी इलेक्ट्रॉन के द्वारा अनुभव किए जाने वाला जो वास्तविक धनावेश है, उसी वास्तविक धनावेश को प्रभावी नाभिकीय आवेश हम कहते हैं। तो एक परमाणु में जो बेटा बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के पूर्ण धनात्मक आवेश का अनुभव नहीं कर पाता, ठीक है, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसकी नाभिक से बहुत अधिक दूरी है। तो बाहरी इलेक्ट्रॉन वो वास्तव में पता ही नहीं कर पा रहा कि एक नाभिक का पूर्ण धनात्मक आवेश है कितना, क्योंकि आंतरिक इलेक्ट्रॉन नाभिक के खिंचाव को क्या कर देते हैं बेटा, अवरुद्ध कर देते हैं। तो बाहरी इलेक्ट्रॉन के द्वारा अनुभव किया जाने वाला जो वास्तविक धनावेश है उसी को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं हम। एक आवर्त में जब हम दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, लेकिन कोस वही होता है। तो बाएं से दाएं जाने में, ठीक है, जब बेटा प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो बड़ा स्वाभाविक सी बात है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ने पर मेरे प्यारे बच्चे, जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है बाएं से दाएं जाने पर, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण बेटा, क्योंकि कोस वही है, तो इसलिए जो जेड इफेक्टिविटी है, प्रभावी नाभिकीय आवेश है, प्रभावी नाभिकीय आवेश आपका बढ़ता है और परमाणु का आकार इसमें सिकुड़ जाता है। जी, अब अपवाद से प्रश्न बहुत बनते हैं, ठीक है, मतलब ये मैं आपको बिल्कुल निचोड़ दे रहा हूं, निचोड़। अपवाद से बहुत प्रश्न बनते हैं। क्या क्या अपवाद है, ठीक है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आयनन ऊर्जा के संदर्भ में, आयनाइजेशन एनर्जी के संबंध में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अपवाद हैं बेटा। आयोनाइजेशन एनर्जी के संबंध में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अपवाद हैं। सामान्य नियम ये कहता है कि ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा नाइट्रोजन से अधिक होनी चाहिए, है ना। लेकिन बेटा नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा अधिक होती है। इसका कारण जो होता है, सामान्य नियम क्या कहता है कि ऑक्सीजन की अधिक होनी चाहिए, लेकिन होती नाइट्रोजन की है, ठीक है। इसके पीछे का कारण है कि नाइट्रोजन का अर्धपूरित उपकोष जो उसे असाधारण स्थिरता प्रदान करता है। बस इतना ध्यान रखना कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, नियम ये कहता है कि भैया ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा नाइट्रोजन से अधिक होनी चाहिए, लेकिन होता उल्टा है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से अधिक होती है। ठीक, कारण क्या है बच्चे, एक उपकोष है, ठीक है, अर्धपूरित उपकोष जो उसे असाधारण स्थिरता प्रदान करता है। दूसरा, कैल्शियम और बोरोन के संबंध में आप समझेंगे, सॉरी, बेरिलियम और बोरोन के संदर्भ में समझेंगे कि बेरिलियम की आयनन ऊर्जा बोरोन से अधिक होती है। हम सब जानते हैं कि बेरिलियम की जो आयनन ऊर्जा है वह बोरोन से अधिक है ना, क्योंकि 2s उपकोष से इलेक्ट्रॉन निकालना 2p की तुलना में ज्यादा कठिन होता है। 2p से आप इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकाल सकते हैं और 2s से बेटा इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है। तो इसलिए बेरिलियम और बोरोन, तो बेरिलियम की आयनन ऊर्जा बोरोन से अधिक होती है,
है ना। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की अधिक होती है। देखो कहता क्या है कि जो जितना विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी अधिक होती है। सामान्य नियम ये है कि जो जितना विद्युत ऋणात्मक तत्व है, जो जितना विद्युत ऋणात्मक तत्व है, बड़ा स्वाभाविक है, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी अधिक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अपवाद है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक जो आपके मतलब विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है, सबसे अधिक है फ्लोरीन, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की सबसे अधिक होती है ना। तो इसका कारण क्या होता है? फ्लोरीन का अत्यंत छोटा होना, ये इसका कारण होता है कि फ्लोरीन अत्यंत छोटी होती है। चलिए आइए अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम देखते हैं। अब यहाँ से क्या क्या मिला है, जो प्रमुख प्रमुख वो हैं, आप इनको याद करिए मेरे प्यारे बच्चे। कहाँ से क्या क्या मिला है? हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा से बेटा अन्नागार की 2 पंक्तियां मिली। हड़प्पा से ठीक है एक तांबे का दर्पण मिला। हड़प्पा से ताबूत का, ठीक है, मतलब RS-37 एक कब्रिस्तान मिला। हड़प्पा से लेबर हाउस श्रमिक आवास मिला। लेबर हाउस श्रमिक आवास मिला। ठीक है सर। तो हड़प्पा से, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है बाबू। हड़प्पा से अन्नागार की 2 पंक्तियां मिली हैं, है ना। अन्नागार की 2 पंक्तियां मिली हड़प्पा से, समझना है आपको। अन्नागार की 2 पंक्तियां मिली हड़प्पा से, प्लस आपका हड़प्पा से बेटा तांबे का एक मिरर दर्पण, ठीक है, RS-37 एक, ठीक है, कब्रिस्तान और श्रमिक आवास मिला। मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ग्रेट बात, एक विशाल अन्नागार, नर्तकी की मूर्ति, इसके अलावा यहाँ से सभा भवन असेंबली हॉल, सभा भवन, इसके अलावा यहाँ से पुरोहित आवास, आवास, ठीक है। तो विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, नर्तकी की मूर्ति, सभा भवन और पुरोहित आवास मिला मोहनजोदड़ो से। अब हम बात करेंगे लोथल। लोथल जो है आपका वह भोगवा नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। तो लोथल से हमको क्या मिला है? एक डॉकयार्ड मिला है, कृत्रिम डॉकयार्ड। चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं और मन का बनाने का कारखाना लोथल से। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। लोथल से कृत्रिम गोदीबाड़ा मिला, लोथल से चावल की भूसी के साक्ष्य मिले और लोथल से मन के बनाने का कारखाना मिला। कृत्रिम गोदीबाड़ा, चावल की भूसी के साक्ष्य और मन के बनाने का कारखाना, ये लोथल से मिला, भोगवा नदी के किनारे है। कृत्रिम गोदीबाड़ा, चावल की भूसी के साक्ष्य और मन के बनाने का कारखाना मिला। कालीबंगा बेटा ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। जुते हुए खेत, अग्नि वेदियां, ऊंट की हड्डियां और चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ ये होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। तो कालीबंगा जो कि घग्गर नदी के किनारे है, तो वहां से बच्चे हमको जो है जुता हुआ खेत, वहां से अग्नि वेदियां, है ना, वहां से ऊंट की हड्डियां और चूड़ियां मिली है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत, अग्नि वेदियां, ऊंट की हड्डियां, चूड़ियां। धौलावीरा, ठीक है, कच्छ के रन में है धौलावीरा, और ये लूनी नदी के किनारे है। ये क्यों नहीं लिखा है इन्होंने? लूनी रिवर के किनारे है, ठीक है। यहाँ से बेटा रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर, एक खेल का मैदान, और यहाँ पर 3 स्तरीय नगर, उच्च नगर, मध्य नगर और बेटा निम्न नगर, 3 स्तरीय नगर मिला है, जो कि कहीं से देखने को नहीं मिला यहाँ के अलावा, केवल यहीं से देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ से एक अद्वितीय जल संचयन प्रणाली मिली है, खेल का मैदान। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। लिपस्टिक, चनहुदड़ो की महिलाओं के बारे में आप देख लो, है ना। चनहुदड़ो की महिलाओं के बारे में आप खुद समझ लो मेरे प्यारे बच्चे। मैं 1 मिनट स्टीमर भैया को बुलाता हूँ ना, प्यास लग रही है मुझे, 1 सेकंड जी, है ना। तो लिपस्टिक, तो महिलाएं, देखिए, सौंदर्य प्रसाधन का यूज करती थी। बिना दुर्ग वाला एकमात्र शहर है। बिना दुर्ग वाला मतलब जो अपर है, ये अपर है, ये मिडिल है और ये लोअर है। तो वहां पर जो अपर है मेरे प्यारे बच्चे, उसकी किलेबंदी नहीं की गई, मैंने आपको बताया था। बिना दुर्ग का मतलब ये है कि अपर सिटी की किलेबंदी नहीं की गई,
अपर सिटी की किलेबंदी नहीं की गई है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद राखी गढ़ी। राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे है, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। हालिया में इसका उत्खनन हुआ है, राखी गढ़ी का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, अब ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है आपका बच्चे पूरा। क्लियर हुआ ये, एक बार बताएंगे। ठीक है, क्लियर है, ये बात आई समझ में बच्चे। तो ये है, इसे आप पढ़ लेना, हम क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है ना, यहाँ से क्या क्या मिला है बच्चे, वो सब कुछ आपका लिखा गया है यहाँ पर। ओहो, यहाँ पर क्वेश्चन इन्होंने नहीं डाले, और यहाँ पर बच्चे, ठीक है, इन्होंने स्टैटिक जीके के बारे में बात कर ली। चलिए, ठीक है बच्चे, तो ये पीडीएफ आप इसे पढ़ लेना, नहीं तो मैं कल इसे एक बार और रीड आउट कर दूंगा। हालांकि आपने पढ़ रखा है, ठीक है, कल मैं यहाँ से क्वेश्चंस ले आऊंगा, ठीक है ना बच्चे। सर एकदम फीमेल वॉइस हो गई है आपकी। चलो, तो फिर आज यहीं पर करें, आज यहीं पर कल है करें। नहीं, रेस्ट एक दो दिन नहीं मेरे प्यारे बच्चे, कल ठीक हो जाऊंगा मैं, आप चिंता ना करो, है ना, कल ठीक हो जाऊंगा वो। आज और खराब हो गई, जबकि मैं कभी ठंडा पानी नहीं पीता, कभी भी मैं फ्रिज का पानी नहीं पीता, कितनी भी गर्मी पड़े फ्रिज का पानी नहीं पीता। पता नहीं कैसे हुए, ऐसे आवाज हो गई, थकान हो गई पिछले 2-3 दिन बहुत ज्यादा। ठीक है, अप एंड डाउन हो गया, ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा हो गई, फिर सारी क्लासेस हुई। ठीक है, तो वो सब है ना। ठीक है, तो फिर है ना, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।